नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका त्रिवेदा एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था पॉलिटिकल साइंस की जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का। आज हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में जो टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं, तथा इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके प्रकार कैसे काम करते हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो आज हम ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एक फीचर्स पढ़ेंगे, यानी कि उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स हैं। तो आइए बात करते हैं टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। जब हम बात करते हैं संविधान के प्रकार की, तो कॉन्स्टिट्यूशन को टू टाइप से मेजरली डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में दो प्रकार का संविधान देखने को मिलता है। पहले की बात करें, फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसे बोला जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लिखित संविधान। सेकेंड टाइप की बात करें तो उसे बोला जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अलिखित संविधान। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, लिखित और अलिखित, रिटन और अनरिटन। रिटन से मीन्स यानी कि लिखा हुआ होगा, अनरिटन से मीन्स लिखा हुआ नहीं होगा, और अगर लिखा हुआ भी होगा तो एक लार्ज स्केल के ऊपर या एक बड़े पैमाने के ऊपर नहीं लिखा गया होगा, थोड़े बहुत रूल, रेगुलेशन, लिमिटेशंस लिखी हुई होंगी। तो ये रिटन और अनरिटन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के जर्नल इंट्रोडक्शन बोल लीजिए, या नॉर्मल चीजें जो नाम से ही हमें पता चल जाती हैं। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की और इनके फीचर्स की, कि भैया इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं और क्या इनकी परिभाषा होती है। सबसे पहले बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि लिखित संविधान की हम बात करते हैं। जब कभी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से मतलब दस्तावेज, कि एक ऐसा दस्तावेज जिसे आपने कोडिफाई कर रखा है। कोडिफाई करने से मतलब लिख रखा है या कहीं पे इकट्ठा करके एक जगह उसकी कोई बुक बना रखी है, कोई नोटबुक तैयार कर रखी है, एक जगह उसको असेंबल कर रखा है। दैट सर्व्स एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। लैंड से मतलब भैया यहाँ किससे है, कंट्री से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का होगा। यहाँ पे लैंड से मतलब है कंट्री से, यानी कि किसी देश से, कि किसी देश के अंदर जो सुप्रीम लॉ होते हैं, जो सबसे बड़े जो कानून होते हैं, उसको आप किसी डॉक्यूमेंट के रूप में कोडिफाई कर दें, लिख के रख दें। सिस्टमेटिकली आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर को बताती हो, यानी कि सरकार चलाने के लिए जो तरीके होते हैं, जो सिस्टम होता है, उसकी पूरी आउटलाइन बताती हो कि एक सरकार कैसे चलाई जाएगी, सरकार कैसे बनेगी, इलेक्शन कैसे होंगे, लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा, जुडिशरी कैसे काम करेगी। अदरवाइज दूसरी चीजें बात करें तो भैया सेंटर गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, और इंडिया के केस में लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी या रीजनल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। तो ये सारी चीजें जो सिस्टमेटिकली लिखी हुई हैं, इट्स पावर एंड द फंडामेंटल राइट्स, साथ के साथ में गवर्नमेंट की पावर्स लिखी हो और लोगों के फंडामेंटल राइट्स लिखे हों, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार लिखे हों, ऑफ इट्स सिटीजन, उस देश के नागरिकों के। तो ये जो पूरा सिस्टमेटिकली तरीके से जो ये डॉक्यूमेंट है, जो क्या क्या बता रहा है, गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर बता रहा है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार के कैसे काम होंगे, बता रहा है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स, और सबसे बड़ी बात कि वो सब रिटन के अंदर कोडिफाई कर रखा है एक डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसे बोला जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया, कि भैया इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान है। दूसरी बात, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बात और याद रखने की होती है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है भैया, उसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिलके लिखती है, यानी कि संविधान सभा मिलके लिखती है। कोई एक आदमी इसको नहीं लिख सकता, इसके लिए पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक असेंबली बनानी पड़ेगी जिसमें लोग बैठेंगे, डिबेट्स होंगी, डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, एक दूसरे से बातचीत होगी, डिस्कशन होगा, उसके बाद में इसके बाद में रिजल्ट निकाला जाएगा कि क्या फाइनल हमारे पास रिजल्ट आता है। जैसे इंडिया के टाइम पे हुआ था कि भैया 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी, जिसने 1949 के अंदर जाके 26 नवंबर 1949 को जाकर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया, और 1950 में 26 जनवरी 1950 को वो कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया। तो संविधान लिखने के लिए एक संविधान सभा की जरूरत पड़ी थी। इसका मतलब कि अगर आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की भी जरूरत पड़ेगी।
इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड टाइप है जिसे हम बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अलिखित संविधान, जिसे आप लिखते नहीं हैं। जैसे अगर अपन कोई गेम खेलते हैं तो उसमें गेम में अपने को पहले से रूल, उसके कानून, उसके रेगुलेशन सब पता होते हैं कि हाँ भाई इधर जाएगा तो ऐसे होगा। जैसे अब एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उसे पता है, एक दिन बता दिया जाता है कि भैया 8 बजे आपकी स्कूल लगेगी, आपको यूनिफॉर्म में आना है, 1 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, फीस टाइम पे डिपॉजिट करवानी है। तो ये सारी चीज़ें लिख के नहीं दी जाती, उसे माइंड में रहता है कि हाँ मेरे क्या रूल रेगुलेशन, क्या मेरी लिमिटेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें उसे पहले से ही पता होती है। वैसे ही अगर हम ये कंट्री के पर्सपेक्टिव में बात करें, एक देश के संदर्भ में हम बात करें, तो भैया अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही होता है, जिसे कहीं लिख के नहीं रखा जाता, लेकिन उस देश में रहने वाले सिटीजन्स को, उस देश की गवर्नमेंट को, उस देश की ब्यूरोक्रेसी को, डिप्लोमेसी को वो सारी चीज़ें पता होती हैं कि कंट्री के क्या रूल रेगुलेशन लिमिटेशंस हैं। तो एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंटेन इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट, कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा संविधान है जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं लिखा जाता, बट इज डिराइव फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्स। लेकिन ये बहुत सारे सोर्सेज से देखने को मिलता है, यानी कि कहीं मीडिया हाउसेज में, या बात करें कि कोई छोटी जगह में गवर्नमेंट अलग तरीके से काम कर रही है, पॉलिटिक्स अलग तरीके से काम कर रही है, इंक्लूडिंग कस्टम्स, कन्वेंशंस, लीगल प्रेसिडेंट्स एंड पार्लियामेंट्री स्टैच्यूज। द यूनाइटेड किंगडम इज द मोस्ट क्लासिक एग्जाम्पल। ब्रिटेन जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे क्लासिक यानी कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या क्या बता रखा है, पार्लियामेंट्री स्टैच्यू, यानी कि वहाँ पे जो संसद के अंदर जो स्टैच्यू हैं, जो स्तंभ हैं, जो बताते हैं कि हमारे देश का संविधान ऐसे काम करता था। जो लोग उनको बता के गए, जो उनके कस्टम्स हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनको बताते हैं कि भैया पहले से चले आ रहे थे, अब वो क्या चल रहे हैं, डायनेस्टिक चल रहे हैं, यानी कि वंशानुगत चल रहे हैं, कि पहले पिताजी ने या फिर उनके जो पहले के जो लीडर रहे उन्होंने आने वाले लीडर्स को बताया और वो ही सारी चीज़ें आगे ट्रांसफ़र कर दी गई। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं वो सब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। दूसरी बात, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठ के नहीं लिखती है, संविधान सभा का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ये वहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों से, पुराने जो तौर तरीके चले आ रहे हैं उनसे सीख लेते हैं कि पहले देश में ऐसे काम होता था, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसे काम करती थी, तो ये लोग भी सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं या सेम प्रोसीडिंग्स फॉलो करते हैं। तो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एग्जाम्पल है वो कहाँ देखने को मिलता है, यूके के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो वर्ल्ड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने दो चीज़ें तो देख ली, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को तो हमने देख लिया। जो कहाँ पे है, रिटन तो कहाँ पे है, अमेरिका और इंडिया में, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में और न्यूजीलैंड में। इसके बाद में बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर होता है जो बोला जाता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल से मतलब इजी टू अमेंड, मतलब हम संविधान का संशोधन आसानी से कर सकते हैं, मतलब संविधान हमारा लचीला है। अब लचीला मतलब कि अगर आपको पता है कि भैया 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, आज 2025 चल रहा है, 75 ईयर्स में कभी ना कभी तो जरूरत रही होगी कि हम हमारे संविधान का मॉडिफिकेशन करें या संविधान के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो वो जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करते हैं, जो संशोधन करते हैं, उसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान जो होता है वो लचीला होता है। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर और काम करता है जिसे बोला जाता है रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन या रिगिडनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी इजी प्रोसेस नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। डिफिकल्ट टू अमेंड, अगर मान लो आसान ही होता तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को या फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर देगी। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को रिगिड भी बनाया जाता है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो भैया उसके लिए आपको क्या चाहिएगी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के अंदर कि 2/3 मेजोरिटी और स्टेट की हाफ ऑफ स्टेट मेजोरिटी चाहिए होती है कि जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ रिगिड भी होता है कि आप उसे चेंज तो कर सकते हैं बट जरूरत के हिसाब से करें, और इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को तुरंत ही बदल कर रख देंगे। इसका एग्जाम्पल आता है अमेरिका, कि भैया अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिगिड है, आप उसे इजीली अमेंडमेंट नहीं कर सकते, आसानी से संशोधित नहीं कर सकते।
वहीं पे ही बात करते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, कि दुनिया के बहुत से संविधान ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो फेडरल होते हैं। फेडरल मतलब संघीय होते हैं, जिनके अंदर बहुत से लेवल देखने को मिलते हैं, जैसे पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, की जो शक्तियां होती हैं कि पावर शेयरिंग बिटवीन मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, की शक्तियों का जो बंटवारा है वो एक लेवल से ज्यादा हो रहा है। जैसे इंडिया में सेंटर गवर्नमेंट के साथ साथ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भी दी जाती है। और 1992 के बाद 1992 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया तो वो जो स्टेट लेवल से पावर लेकर लोकल लेवल गवर्नमेंट को भी दी गई, जिसमें पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज आते हैं, यानी कि नगर पालिकाएं और हमारी पंचायतें आती हैं। तो इसीलिए जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें पावर शेयरिंग गवर्नमेंट के एक ऑर्गन से ज्यादा होती है, एक अंग से ज्यादा में एक लेवल से ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, कि दुनिया के बहुत से संविधान जो हैं वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल के ऊपर काम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो पावर कंसंट्रेशन होता है, यानी कि जो शक्तियां बटी हुई होती हैं वो गवर्नमेंट के एक ही लेवल के पास में होती हैं। जैसे कि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कि भैया पावर जो रहेगी वो सेंटर गवर्नमेंट के पास रहेगी या सेंटर अथॉरिटी के पास रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के और किसी लेवल के पास में पावर्स कंसंट्रेट नहीं रहती, शक्तियां स्थिर नहीं रहती या शक्तियां हासिल नहीं हो पाती। तो हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार और उसके साथ साथ देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी होते हैं, रिगिड भी होते हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं। तो पॉलिटिकल के ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट समझने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।